माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने मुहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव आदरणीय शिवपाल जी ने रखा, मैं उसको बल देते हुए अपनी बात को रखना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इस अभिभाषण को कि इस पुस्तक को लगातार पढ़ा, देखा, कई बार पढ़ा, पर उसमें कुछ मिला नहीं पढ़ने के लिए। भाषण के लिए जब बोलने के लिए तैयार हुए, तब भी बहुत बार सोचा कि शायद कुछ तथ्यात्मक चीज इसमें निकल आए, पर ये कोरी किताब सफेद कागज पर सरकार की झूठ की काली स्याही से जो इबारत लिखी गई है उसकी पुस्तक है। पर फिर भी बहुत मेहनत करके कुछ चीजें हमने पढ़ी और निकाली ताकि कम से कम इस प्रदेश की जनता को सच पता लग जाए। सबसे पहले तो कानून व्यवस्था पर, और जैसे ही मैं बोलूँगी मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी उसका तर्क जरूर देंगे। पेज नंबर 3 पर शुरुआती वहीं से की गई कानून व्यवस्था से, मैं सबसे पहले उसी पर अपनी बात को रखूंगी। जब कभी भी सरकार कानून व्यवस्था की बात करती है तो अपनी पीठ थपथपाती है कह करके कि कानून व्यवस्था के गुड गवर्नेंस के नियंत्रण में उत्तर प्रदेश नंबर 1। पर चालाकी देख लीजिए कि कभी भी ये अलग अलग डेटा एनसीआरबी का, वो हमारा डेटा नहीं है, विपक्ष का डेटा नहीं है, एनसीआरबी का डेटा अलग अलग नहीं देती। मैं पूछना चाहती हूँ कि 2023 में उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1, 66,000 से ज्यादा महिला अपराध के मामले दर्ज हुए। दलित के खिलाफ अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1, 15,130 मामले दर्ज हुए। कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश टॉप 3 में 2020 से 22 में 955 कस्टोडियल डेथ्स हुए। माननीय अध्यक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, और जीरो टॉलरेंस की बात जब सरकार करती है तो आज की खबर देख लीजिए। देवबंद में जब एसीजेएम जज श्री परविंदर सिंह जी देवबंद जेल पहुंचे तो किस तरह से वहां पर जो हाफ एनकाउंटर के लोग बंद थे, कैदी बंद थे, उनसे उन्होंने बात की तो सारा वीडियो वायरल, और एक जज के सामने उन्होंने जेल के अंदर ये बयान दिया कि किस तरह पुलिस उनको ले गई, उनको जमीन पर लेटने को कहा और पैर में गोली। जीरो टॉलरेंस। कानून व्यवस्था सख्ती से कानून का पालन करने से कानून व्यवस्था दुरुस्त होती है। बेबुनियाद और जिन्होंने अपराध नहीं किया है उनके ऊपर इस तरह से केवल संख्या बढ़ा देने से एनकाउंटर की कानून व्यवस्था दुरुस्त होने वाली नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय संविदा का है। एक नीति बनाई जिसका उल्लेख महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी। मुझे तो नहीं समझ में आता माननीय अधिष्ठाता महोदय कि ये सरकार है या आउटसोर्सिंग वाली सरकार। बाल विकास पुष्टाहार में लगभग 2.88 लाख लोग हैं। निकाय में 1.7 लाख कर्मी कार्यरत हैं आउटसोर्सिंग के। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद पर 50 से भी ज्यादा पद अभी खाली है और संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां सुनिश्चित की जा रही हैं। यहाँ तक कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी संविदा पर नियुक्त किया जा रहा है। शिक्षा विभाग का तो हाल इतना खराब है कि अगर ये संविदा वाले कर्मी ना हो टीचर, तो स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों के पास टीचर भी नहीं हो। और
5000 कंप्यूटर शिक्षक भी अभी संविदा पे भर्ती किए जा रहे हैं। परिवहन विभाग आधे से अधिक पद आउटसोर्सिंग के जरिए भरे गए। प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से आउटसोर्सिंग पर है। बिजली विभाग में खासकर मध्यांचल में 27 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हटाने की तैयारी और उनका फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक भी बंद कर दिया गया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में 93 से अधिक सरकारी विभागों में 11 लाख से अधिक संविदा कर्मी, क्या ये सरकार, मुझे तो डर लगता है कि जैसे सारे सरकार आउटसोर्स हो रहे हैं, किसी दिन सरकार भी आउटसोर्स ना हो जाए। जिस तरह से सरकार के पास, और अभी भी लगातार आज हमारे साथी ने एक प्रश्न में पूछा, बड़ा स्पष्ट प्रश्न पूछा था कि संविदा कर्मी के लिए जो आपने निकाय बनाया, बहुत अच्छी शुरुआत थी। इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की, पर अभी तक वो जो बना है कमीशन, ना उसके गठन के बारे में जानकारी है, ना उसके सदस्य कौन कौन है उनकी जानकारी है, और ना ही अभी तक बैठक हो। इन संविदा कर्मियों की क्या भविष्य होगा, ये सरकार को बताना चाहिए। अब आर्थिक विकास की जो जादुई आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, मैं उस पर भी आना चाहती हूँ। सरकार कहती है कि 2024-25 में हमारी जीडीपी 30 लाख करोड़ हो गई, 25-26 में 36 लाख करोड़ पहुंचाने का अनुमान है, मानिए इसी अभिलेख में लिखा है। और 2030 में प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। बहुत अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। पर ये भी सच्चाई को स्वीकार करिए कि आज आपका ग्रोथ रेट 10%, जबकि 2003 को अगर के 30 के लक्ष्य को आपको पूरा करना है तो आपका ग्रोथ रेट 24% होना चाहिए। आपने अपने इसी अभिलेख पे पेज नंबर 48 पर स्पष्ट लिखा है कि 2025-26 के लिए पर कैपिटा इनकम 1,20,000 होने का दावा सरकार ने किया, और ये मानक भी है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। पर ये भी बता दीजिए कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के इस लक्ष्य को अगर पाना है तो हमारी आय, पर कैपिटा इनकम लगभग 3 लाख होनी चाहिए। अब हमारी औसत से आगे पर इस वक्त हम हैं, अपने जो औसत देश का है उससे भी आगे। आपसे ऊपर दिल्ली आप ही का राज्य है, गोवा, हरियाणा और कर्नाटक और तेलंगाना भी आपसे ऊपर। तो जिस विकसित उत्तर प्रदेश, समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 की हम बात कर रहे हैं, क्या उसके प्रमुख लक्ष्य को हम इन आंकड़ों के आधार पर, जिनको आप एक काल्पनिक आंकड़ों के अनुसार आप पूरा कर सकते हैं? निवेश और औद्योगिक विकास की स्थिति के ऊपर भी मैं ज़रूर से अपनी बात को रखना चाहूँगी, जो कि पेज नंबर 41 पर लिखा गया है। 50 करोड़ के एमओयू, लगातार रेड कारपेट वेलकम होता है, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, बड़ा प्रचार प्रसार होता है, और 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन होने की निवेश का दावा करती है सरकार। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो इससे कहीं दूर है। अभी तक इन्वेस्ट यूपी की जो रिपोर्ट है, जो उनके सीईओ ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आंकड़े जारी किए हैं, अगर उनके आधार पर हम बात करें तो 3 वर्ष में, केवल 3 वर्षों में 2,37,000 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत हुए। केवल 50 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ, पर धरातल पर 2,37,000 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत हुए। खुद माननीय मंत्री जी ने इस बात को सदन में माना है कि 9% के आसपास अभी इसको कर पाए। पर मैं चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर ये जो ये आंकड़े हैं
ये सच होंगे तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। क्यों नहीं सरकार व्हाइट पेपर जारी करती है इस पर और ये बताए कि ये जो इंडस्ट्रीज लगी है कहाँ लगी और कितने नौजवानों को इसका रोजगार मिला है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसी भी उद्योग के लिए, किसी भी उद्योग के विकास के लिए सबसे जरूरी है पावर, बिजली। और वास्तविकता बिजली की क्या है? पिछले जून में अधिकांश मांग 31,000 मेगावाट से अधिक की थी, 31,000 से अधिक थी और लगभग उतनी हमारी जो जनरेशन है लगभग उतना है, 31,000 के आसपास। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप उद्योग लगाएंगे तो ये जो बिजली की कमी है आपूर्ति आप कैसे करेंगे? आप महंगी बिजली खरीदेंगे या आपके पास कोई रोड मैप है इसको पूरा करने का? अभी तक कोई नया संयंत्र इस सरकार ने अपने कार्यकाल में 9 साल में नहीं लगाया। आदरणीय मोना जी, आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया था विशेष परिस्थितियों में। नमामि, अब मैं एक फेज पढ़ा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रिवर। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ माननीय अधिष्ठाता महोदय कि जब सरकार नमामि गंगे के 2025-26 के 16,000 करोड़ के बजट को नहीं खर्च कर पाई, मात्र 1400 खर्च कर पाई, तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रिवर की बात क्या करते हैं? गंगा को पहले, माँ गंगा को साफ करिए तब बाकी नदियों की बात करिए। अंत है, मैं अपनी बात को समाप्त करते हूँ। मैं सरकार से, माननीय वित्त मंत्री जी से ये अनुरोध करूँगी कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसे रोड मैप की आवश्यकता है जो इसको आगे आने वाले समय में, भविष्य में हमारे नौजवानों को रोजगार दे सके, किसानों को डीएपी खाद और यूरिया उपलब्ध करा सके, महिलाओं को सुरक्षा दे सके और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बढ़े, पर कैपिटा इनकम। पर ये सब कुछ झूठ के वायदे और झूठे आंकड़ों से नहीं होने वाला। मैं अब बल देते हुए इस कटौती पर अब जो माननीय शिवपाल जी ने रखा उसे बल देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।